हाय, वेलकम टू द भारतीय टैलेंट हब। मैं भारती बच्चानी। आज मैं 10th क्लास की एक एकांकी रीढ़ की हड्डी का सारांश बता रही हूँ, जिसे लिखा है जगदीश चंद्र माथुर ने। और इसके मेन पात्र जो हैं, सबसे पहले है उमा, जो कि एक पढ़ी लिखी लड़की है, राम स्वरूप जो कि उसके पिता हैं, प्रेमा जो कि उमा की माँ हैं, शंकर एक पढ़ा लिखा लड़का है, और गोपाल प्रसाद जो कि शंकर के पिता हैं, और रतन करके एक बंदा है जो कि नौकर है उमा के घर में। तो एकांकी शुरू कुछ इस तरीके से होती है कि एक रूम दिखाया है। रूम के अंदर एक जो दरवाज़ा है, वहाँ से एक पीठ दिख रही है जो कि एक लकड़ी के तख्त को लेकर के आ रही है। लकड़ी के तख्त का जो दूसरा सिरा है वो नौकर के हाथ में है, मतलब रतन के हाथ में है, और जो पीठ दिख रही है वो राम स्वरूप की है। तो वो उस तख्त को लेकर के आ रहे हैं और रूम में आकर के रख देते हैं, लकड़ी के तख्त को वहाँ पर लगा देते हैं। उसके बाद राम स्वरूप रतन से कहते हैं कि तुम जाओ और उमा के कमरे में से हारमोनियम और सितार ला करके यहाँ रख दो। तो रतन चला जाता है हारमोनियम और सितार लेने, और इस बीच राम स्वरूप और उसकी पत्नी जो प्रेमा है वो उस तख्त के ऊपर दरी बिछा देते हैं। तो प्रेमा जो है वो राम स्वरूप से कहती है कि आपकी लाडली तो मुंह फुलाकर बैठी हुई है। तो राम स्वरूप कहते हैं क्यों, क्या हुआ? तो कि आपने कहा था ना उसको अच्छे से तैयार करके लाना। हाँ, मैंने कहा है कि उसको अच्छे से तैयार करके लाओ, क्योंकि ये लोग जो हैं वो कुछ इस तरीके के हैं कि वैसे तो वो वकील है और सभा सोसाइटी में जाते हैं, खुद पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनका ये है कि लड़की जो होनी चाहिए वो ज़्यादा हमें पढ़ी लिखी नहीं चाहिए। तो प्रेमा पूछती है अच्छा ठीक है, तो लड़के का क्या है, लड़का क्या कैसे सोचता है? तो राम स्वरूप जवाब देते हैं कि बाप तो शेर, बेटा सवा शेर है। बीएससी के बाद मेडिकल कर रहा है लखनऊ में, और अगर बात करो तो कहता है कि पढ़ाई की बात कुछ और है लेकिन शादी की बात कुछ और है। अभी ये लोग बात ही कर रहे थे तो इतने में रतन आ जाता है और धीरे से आके कहता है कि वो लोग आ गए हैं। तो वो उठता है उनको रिसीव करने के लिए, राम स्वरूप उठता है उनको रिसीव करने के लिए, और अपनी पत्नी प्रेमा से कहता है कि जाओ जल्दी से उसको रेडी करके आओ और उसे कह देना कुछ गाना वाना भी सुना दे यहाँ पर आए तो प्रेमा उसको अपनी बेटी को लेने के लिए चली जाती है। तो राम स्वरूप उनको रिसीव करता है कि आइए आइए, रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं, जगह वगैरह ढूंढने में दिक्कत तो नहीं हुई? तो गोपाल प्रसाद जवाब देते हैं नहीं, तांगे वाले को रास्ता पता था तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। तो इस तरीके से बातचीत शुरू होती है उनकी। तो राम स्वरूप जो है वो लड़के से सवाल करते हैं कि अच्छा क्या छुट्टियां हैं, इस वजह से आना हुआ है? तो शंकर जवाब देता है नहीं छुट्टियां नहीं हैं, वीकेंड्स में आया हूँ मैं। तो वो उससे पूछते हैं कि अच्छा तुम्हारा तो पढ़ाई में 1 साल रह गया है ना? तो शंकर का जवाब आता है नहीं 1-2 साल, क्योंकि मैं 1-2 साल मार्जिन लेके चलता हूँ। तो इस तरीके से उनकी बातचीत चल ही रही थी। तो गोपाल प्रसाद जो थे वो थोड़ा सा गंभीर मुद्रा में कहते हैं कि हम ज़रा बिज़नेस की बात कर लें। तो राम स्वरूप थोड़ा सा को थोड़ा अजीब लगता है कि ये बिज़नेस। फिर वो समझते हुए कहते हैं कि अच्छा मतलब जिस पर्पज़ से वो आए हैं, मतलब लड़की को देखने के लिए, शादी के पर्पज़ से वो बातचीत। तो राम स्वरूप का जवाब आता है हाँ, पहले हम थोड़ा नाश्ता पानी कर लें, फिर उस बात पे भी आते हैं। और ये कह कर के वो चाय लेने चले जाते हैं। जैसे ही वो चाय लेने जाते हैं तो गोपाल प्रसाद जो हैं वो अपने बेटे पे भड़क जाते हैं, ये झुककर क्यों बैठे हो, सीधे होके बैठो, लड़की देखने आए हो यहाँ पर। सही कहते हैं तुम्हारे दोस्त, तुम्हारी तो रीढ़ की हड्डी ही। तो अभी इससे पहले कि वो अपना लाइन पूरा करते, सेंटेंस कंप्लीट करते, राम स्वरूप जो है वो चाय लेकर के आ जाते हैं और चाय रख देते हैं। और इसके बाद थोड़ी सी बातचीत शुरू होती है उनके बीच, चाय कैसी पीते हो, चाय कौन सी पसंद है, चीनी कितनी, तो वगैरह वगैरह उनके बीच में थोड़ी सी बातचीत चल रही है। इस दौरान गोपाल प्रसाद का जो था मेन पॉइंट, वो बार बार उसी पे अड़े थे कि शादी मतलब लड़की का खूबसूरत होना बहुत ज़रूरी है, और दूसरी बात जन्म पत्री जो है ना वो मिलनी ही चाहिए।
तो बार बार वो इसी बात पे जोर दे रहे थे कि लड़की तो खूबसूरत ही होनी चाहिए, शादी मतलब लड़की खूबसूरत ही होनी चाहिए। तो राम स्वरूप खूबसूरती पे तो कुछ नहीं कहते, लेकिन जन्म पत्री पे जवाब देते हैं कि हाँ हाँ, जन्म पत्री का क्या है, ठाकुर जी के चरणों में रख दी है, समझो मिल ही गई। तो गोपाल प्रसाद को बड़ा ही अजीब सा जवाब लगता है, ये क्या मतलब। तो उसके बाद दोबारा उनका ये कहना था कि अच्छा, ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं है ना लड़की, हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। तो राम स्वरूप का जवाब आता है, नहीं 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 नहीं, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। बस ऐसे ही वो थोड़े में ही जवाब देते हैं, ज़्यादा खुलकर वो बोलते नहीं हैं। और उसके बाद वो आवाज़ लगाते हैं अंदर कि ज़रा पान भिजवा दो। तो उमा जो है वो पान की तश्तरी ला करके अपने पिता के हाथों में रख देती है। और जैसे ही वो पान की तश्तरी रख रही थी तो उसने सिर थोड़ा झुका रखा था, जो जैसे ही वो ऊपर करती है तो वो देखते हैं कि सुनहरे कलर का जो है वो फ्रेम का एक चश्मा उसको पहना हुआ था। शंकर और गोपाल प्रसाद मतलब बाप बेटे ये देखते हैं कि उसको तो चश्मा पहना हुआ है, और दोनों के मुंह से एकदम से निकलता है चश्मा, एकदम से चिल्ला के बोलते हैं चश्मा। तो राम स्वरूप थोड़ा सा सकते में आ जाते, कहते हैं अरे नहीं नहीं नहीं, वो है ना इसकी आँखें थोड़े दिनों से है ना दुख रही थी, कुछ दिनों में तकलीफ़ थी इसकी आँखों में, इसलिए चश्मा पहना रखा है। तो गोपाल प्रसाद थोड़ा शांत हो जाता है, अच्छा अच्छा ओके, पर वो पढ़ाई की वजह से तो नहीं लगा है ना चश्मा, मतलब वो कंफर्म कर रहे हैं कि पढ़ाई की वजह से तो नहीं लगा है। तो राम स्वरूप जवाब देते हैं नहीं नहीं नहीं, पढ़ाई की वजह से नहीं लगा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो उमा जो है वो पान की तशरीह दे करके वैसे जा रही होती है। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं बेटा बैठो ज़रा। तो राम स्वरूप उसके जो पिता हैं वो कहते हैं बेटा वो तख्त जो रखा है ना वहाँ जाके बैठो। तो गोपाल प्रसाद का जैसे ही वो वहाँ बैठती है तो कहते हैं हाँ चाल तो अच्छी है, चाल अच्छी है, चेहरे पे छवि भी अच्छी है, बेटा कुछ गाना बजाना आता है आपको? तो राम स्वरूप जवाब देते हैं, अब इस एकांकी में क्या दिखाया है कि जितने भी सवाल वो कर रहे हैं ना, सारे जवाब राम स्वरूप ही देते जा रहे हैं, सुनते जाइए। तो राम स्वरूप कहते हैं हाँ हाँ आता है ना, गाना बजाना आता है उसको, बेटा ज़रा गाकर सुनाओ उनको। तो जो उमा है वो क्या करती है, सितार उठाती है, सितार बजाना शुरू करती है, और मीराबाई का एक जो फेमस गीत है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, ये जो है गीत को गाना शुरू करती है। और वो गाते गाते अभी कंप्लीट ही करती, इससे पहले उसकी नज़र जो है वो शंकर पर जाती है। तो उसकी नज़र जैसे ही शंकर से मिलती है एकदम से वो चुप हो जाती है, सितार रख देती है, बंद कर देती है और वहाँ से उठ जाती है। तो उसके पिता कहते हैं कि अरे गाना क्यों बंद कर दिया, गाओ बेटा, कंप्लीट करो उसको। तो गोपाल प्रसाद का एकदम से जवाब आता है कि नहीं नहीं ठीक है, गाना आता है, हमें समझ आया, उसको गाना अच्छे से आता है। अच्छा बेटा आपको पेंटिंग वेंटिंग भी कुछ सीखा है क्या आपने? वो उमा से पूछ रहे हैं कि पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है क्या? तो अब राम स्वरूप फिर से जवाब देते हैं हाँ हाँ, इसको पेंटिंग बहुत अच्छे से आती है, पूरा पेंटिंग का सीखी हुई है। वो सामने वो कुत्ते की तस्वीर दिख रही है, इसी ने बनाई है, और वो उस दीवार पे जो तस्वीर दिख रही है वो भी इसी ने ही बनाई है। अच्छा अच्छा, पेंटिंग अच्छी हैं, दोनों अच्छी हैं। गोपाल प्रसाद का ये सिर हिलाते हुए। फिर उसके बाद दोबारा उनका एक और सवाल, अच्छा सिलाई वगैरह सीखी है बेटा आपने, सिलाई वगैरह? तो राम स्वरूप का जवाब आता है हाँ, सारे घर के जितनी भी चीज़ें, जितनी भी कपड़े रहते हैं वो यही सिलती है, और मेरी सारी कमीज़ें भी यही इसी ने सिली हैं। तो गोपाल प्रसाद का इसके बाद फिर एक सवाल, अच्छा तो क्या इनाम विनाम भी देते हैं बेटा आपने, इनाम विनाम देते हैं, इनाम वगैरह? तो राम स्वरूप का अब इसके आगे फिर से, इससे पहले कि उमा कोई जवाब दे तो उमा बैठी हुई है, उमा कंटिन्यू छुपी है, उमा कुछ नहीं बोल रही है यहाँ पर। तो गोपाल प्रसाद जो है वो थोड़ा सा उमा को ही देख रहे हैं कि उसकी तरफ से कोई जवाब आना चाहिए। तो राम स्वरूप का कहना था थोड़ा है ना शर्माती है, तो बेटा जवाब दो ना, आप जवाब दो, आप इनाम के बारे में बताओ इनको। तो गोपाल प्रसाद ने थोड़ा गुस्से में आ जाता है, भैया इनको भी कुछ बोलने दो, बेटी को भी कुछ बोलने दो, आप ही बताए जा रहे हो इतनी देर से। तो राम स्वरूप कहते हैं हाँ बताएगी ना, अभी बताएगी। तो इतने में है ना उमा खड़ी हो जाती है। तो राम स्वरूप कहते हैं बेटा जवाब दो, उन्होंने कुछ पूछा है आपसे। तो मैं कहती क्या जवाब दूँ मैं पिताजी, क्या जवाब दूँ?
कुर्सी और मेज़ जब बेचे जा रहे होते हैं तो उनसे कुछ पूछा नहीं जाता है, उनका सिर्फ दाम लगाया जाता है और ख़रीदार को अगर पसंद आ जाता है तो वो ख़रीदेगा, वरना बस इतना। वरना उसने कहा, इतने में गोपाल प्रसाद खड़ा हो जाता है, शंकर भी खड़ा हो जाता है और गोपाल प्रसाद कहते हैं, ये क्या आपने हमारी इज़्ज़त ख़राब करने के लिए हमें यहाँ पर बुलाया है क्या? आपकी बेटी कैसे बात कर रही है? तो उमा का एकदम से डायरेक्ट वो गोपाल प्रसाद को ही कहती है कि आप जो इतनी देर से हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, ये जो नाप तोल हमारी कर रहे हैं, क्या वो हमारी बेइज्जती नहीं है? तो शंकर एकदम से शुरू हो जाता है, चलिए पिताजी चलिए यहाँ से। तो गोपाल प्रसाद को थोड़ा गुस्सा था ऑलरेडी, तो वो कहते हैं कि एक मिनट, तुम कहीं कॉलेज वॉलेज तो नहीं गई हो? तो उमा का जवाब आता है, हाँ मैं कॉलेज गई हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया है मैंने, और कोई चोरी भी नहीं की है, और ना ही आपके बेटे की तरह गर्ल्स हॉस्टल में मैंने ताका झांकी करके कायरता दिखाई है कभी। मुझे अपना मान सम्मान और अपनी इज़्ज़त बहुत प्यारी है, और ना ही कभी उनसे पूछिए कि ना ही कभी इन्होंने जो किया है कि नौकरानी के पैरों में चेहरा छुपा कर किस तरीके से भागे थे। हमने कभी अपनी इज़्ज़त ऐसे ख़राब नहीं की है। तो वो अपने बेटे को ऐसे देख ही रहा, तो शंकर कहता, चलिए पिताजी चलिए यहाँ से, चलिए यहाँ से। तो ये दोनों ही दरवाजे से निकलना शुरू होते हैं। उमा पीछे से चिल्ला रही होती है कि हाँ हाँ जाइए जाइए जाइए, और अपने बेटे से जाकर घर जाके पूछिए ज़रा इससे कि इसकी रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं, बैकबोन है भी या नहीं। तो यहाँ पर एकांकी यही ख़त्म होती है, यहाँ तक ही ये एकांकी लिखी गई है। तो ये एकांकी जो है वो थोड़े में ही लिखी गई है, ज़्यादा लंबी नहीं कही गई है, और थोड़े में ही जगदीश चंद्र माथुर ने ये बताना चाहा है कि नारी शिक्षा का कितना ज़्यादा महत्व है, और धक्यानुसी जो विचारधारा है उस पर उन्होंने प्रहार किया है। तो आई होप ये एकांकी का सार आपको अच्छा लगा होगा। आगे भी मैं 10th, 12th और डिग्री कोर्सेज़ के जितने भी चैप्टर्स हैं उनके सार बताती रहूँगी। तो प्लीज़ आप मेरे साथ बने रहिए, एंड लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। थैंक यू सो मच।